चलिए देखिए, आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी में समाप्त करेंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का मैक्सिमम बात हो गया है, बस अब एक लास्ट बात है, उसको देखते हैं। लेकिन फिर भी आधा घंटा लग जाएगा। लिखिए तो कितना, 7 नंबर था ना? लिखेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, या फिर आप लिख सकते थे यहाँ एनिलीन के बदले एरोमेटिक एमीन। और एरोमेटिक एमीन में एक ही केस आपको पढ़ना है, एनिलीन। पहले सुनिए, आपको याद है आप 5 रिएक्शन पढ़ते थे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसी पांचों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इस 5 रिएक्शन में 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन तो होता ही नहीं है, होता है केवल 3 ही रिएक्शन। पहला हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा सल्फोनेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसमें नहीं होता है। काहे नहीं होता है ये हम आगे बता देंगे, लेकिन नहीं होता है ये भी बता दिए कि शुरुआती 3 ही रिएक्शन आपको पढ़ना है। अब इस शुरुआती 3 रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन है, ए नंबर, वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन का जुड़ना। अब देखो इसका लैंग्वेज हम लिखेंगे यहाँ, अभी लिखाएंगे भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन पहले ना आप इसका रिएक्शन देख लो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़ों को लिखने और समझने में। आप ये बताइए कि बेंजीन रिंग है ये, इसमें NH2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें जो लोन पेयर है ये इसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। यानी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और एक पैरा पोजीशन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। देखो इसका मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चीज के कहाँ पर आके जोड़ने का चांस है, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, नहीं तो सब पर। तो मतलब दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर। NH2 जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर का मतलब इसके लोन पेयर देने की क्षमता बाकी सबसे ज़्यादा होता है। Cl से, OH से, Br से, इस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी होती है? NH2 की। तो ये इस जगह को, इस जगह को, इस जगह को भयानक रूप से एक्टिवेट कर देता है। तब जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो पैरा पर भी बनता है और दोनों ऑर्थो पर भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसका केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो इसके केमिकल रिएक्शन को थोड़ा देखिए पहले आप। सबसे पहला है ब्रोमिनेशन। तो जब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है, यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो 3 ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आप लीजिए, किसके प्रेजेंस में? वाटर में। ये वाटर में रिएक्शन होता है। तो ये तीनों का यहाँ पर 3 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन करेगा। हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। 3 ब्रोमीन दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर जुड़ जाएगा। और जो हाइड्रोजन निकला 3, वह 3 हाइड्रोजन बाकी के 3 ब्रोमीन के साथ मिलके HBr का निर्माण कर देगा। यानी यहाँ पर जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो सेम यही आपको लिखना है, बस इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? HBr। कितनी संख्या में? 3 की संख्या में। जितना सब्स्टिट्यूशन हुआ उतना HBr।
अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसके नाम लिखने के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पर इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। बताओ नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो ऑर्थो मेटा ट्राइब्रोमो, मेटा नहीं सॉरी, पैरा ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक और बात, ये जो बनता है ना, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में बनता है। क्या मतलब? व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब उजला अवक्षेप, यानी बनने के बाद पानी में नीचे जाके बैठ जाता है, ये उजला अवक्षेप बनाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अच्छा इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो हम कह सकते हैं व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर देन व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म्ड। हिंदी में, जब एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के उजला अवक्षेप का निर्माण होता है। दैट्स ऑल, ये पहला रिएक्शन है। तो ये सब हेडिंग आपका पूरा है। तो हिंदी मीडियम वाले सुन के और इंग्लिश मीडियम वाले देख के लिखेंगे। जब एनिलीन की अभिक्रिया जब एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होता है, ब्रोमीन और जल के बीच में हाइफन दे दीजिएगा, दोनों मिला हुआ रहता है। व्हेन एनिलीन जब एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होता है तो 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 ये नाम लिखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख के लिखिए। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। इसको लिख लो, रिएक्शन। रिएक्शन लिखिए। अब पीछे तुम याद करो, कुछ ऐसा रिएक्शन पढ़ा था जिसमें सिर्फ ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनता था और सिर्फ पैरा पर प्रोडक्ट बनता था। पैरा वाला प्रोडक्ट होता था मेजर और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता था माइनर। यदि हम इसी अभिक्रिया को, सेम इसी रिएक्शन को हम चाहते हैं कि तीनों जगह नहीं जुड़े, मतलब दोनों ऑर्थो पर नहीं जुड़े, सिर्फ पैरा पर जुड़े, क्योंकि मैक्सिमम तो पैरा पर ही जुड़ेगा, पैरा पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो फिर हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बात हम अभी सिर्फ आपको बोल के समझाएंगे, ये लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब आज तक कभी नहीं पूछा है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका चर्चा है, इसीलिए बस हम आपको हिंट कर देते हैं। ये दोनों ऑर्थो और पैरा पर इसलिए ब्रोमीन को जोड़ा क्योंकि इस तीनों जगह पर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि NH2 के लोन पेयर देने की क्षमता रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि इस लोन पेयर के देने की क्षमता रेजोनेंस में कम हो जाए, उस लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में कम हो जाए। जैसे ही रेजोनेंस कम करेगा यदि बेंजीन रिंग में,
तो ऑटोमेटिक ऑर्थो पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट किस पर बनेगा, पैरा पर। तो हम देखो फिर से कि क्या हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ये लोन पेयर भी बैठा हुआ है, इसको कुछ नहीं काम है, सीधा रेजोनेंस करेगा नीचे के डायरेक्शन में, और इसको और इस पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। क्योंकि ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, इसलिए यहाँ यहाँ और यहाँ का एक्टिवेशन हाई हो जाता है, और जब आप इसका सब्सटीट्यूशन कराएंगे ना तो एक के बार में सब जगह है जाके ब्रोमीन जुड़ जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं करना, हम चाह रहे हैं सिर्फ पैरा पर प्रोडक्ट बने, ऑर्थो पर तो मेजर प्रोडक्ट ऐसे भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ का निगेटिव डेंसिटी कम होगा पैरा की तुलना में। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पैरा पर प्रोडक्ट बने, और यदि दोनों बने, ऑर्थो बने और पैरा भी बने, तो ऑर्थो मेजर होगा और सॉरी पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। जो माइनर होगा उसको लिखिए या नहीं लिखिए, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या चेंज लाना पड़ेगा, बस तुमको हम सिर्फ ये बतला रहे हैं, ये लिखना भी तुमको नहीं है, जो अब लिख रहे हैं वो लिखना नहीं, खाली इसको समझो कि देखो कितना कंसेप्ट वाला बात होता है, इसको देखो। ये सब कभी तुमसे नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। देखो इधर ये NH2 है, यदि तुम चाहते हो ना कि ब्रोमिनेशन सिर्फ पैरा पोजीशन पर हो, तो तुम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन मत करवाओ, तुम पहले इसका रिएक्शन करवा दो किसी एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड CH3COO C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन करवा दो। तुम जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, इसका जो लोन पेयर होगा, कुछ मॉलिक्यूल का लोन पेयर नीचे जाके रेजोनेंस करेगा, कुछ जो है ये लोन पेयर से बताओ अटैक कर देगा कार्बन के इस पोजीशन पर, कार्बन के इस पोजीशन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का खुलेगा, ऊपर आएगा माइनस, वो ऊपर माइनस फिर डबल बॉन्ड करने का प्रयास करेगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के हटा देगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूट के हटेगा तो बताओ तो क्या बनेगा। अब देख लो ध्यान से, ये सिर्फ समझना है, काहे कि यदि तुम घर जाके एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना तो इस सब रिएक्शन से भेंट हो जाएगा तुमको, फिर कहोगे सर छोड़ दिए, उतना जरूरी नहीं है इसलिए लिखा नहीं रहे, लिखाने में भी कुछ लगेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन समझ लीजिए तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो बिना मतों का कॉपी में भर के कॉपी को भी भारी मत कीजिए। तो बताओ तो यहाँ क्या होगा, N के साथ H यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, बताओ क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, बॉन्ड तो टूट ही जाएगा ना, प्लस में क्या बनेगा CH3CO माइनस, बताओ यही ना बनेगा। अब आप करवा दीजिए इसका डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्यों होगा वो तो समझ रहे हैं आप, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही डीप्रोटोनेशन होगा तो बताओ ये हट जाएगा, और क्या हटेगा, और हटेगा ये पॉजिटिव चार्ज। क्या इस बात को समझे आप, बताइए यही ना बनेगा, और जो H प्लस निकला वो कहाँ गया, इसके साथ चला गया, वो एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है। अब देखो ये बन गया, अब जैसे ही ये बना तो बताओ यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ एक बार फिर से अब क्या आ गया, लोन पेयर। अब तुम देखो कि इस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस इधर भी होगा और रेजोनेंस इधर भी होगा, एक ही लोन पेयर था, पहले सिर्फ रिंग के तरफ रेजोनेंस कर रहा था, अब ये रेजोनेंस रिंग के तरफ भी करेगा और रिंग के बाहर भी करेगा। इधर देखो एक्सेप्टर लगा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, तो ये लोन पेयर ज़्यादा मात्रा में अटैक करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और कम मात्रा में अटैक करेगा इस डायरेक्शन में। तो लोन पेयर दे के जो ये सभी ऑर्थो और पैरा को ये एक्टिवेट कर रहा था, वो किसकी वजह से, लोन पेयर के देने की वजह से। अब वही लोन पेयर दो जगह बट गया, इधर भी और इधर भी, तो ये तो तय है ना कि ये पहले की तुलना में उतना एक्टिवेटर नहीं है। अब आप इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ब्रोमीन वाटर, या यहाँ पर बुक में देखिएगा यही ले लिया है, CH3CO, वाटर ले लें तो भी CH3COH ले लें तो भी सेम रिएक्शन होगा, ब्रोमीन उठेगा और कहाँ चला जाएगा, अब सिर्फ पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा, अब ऑर्थो पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये इसका कंसेप्ट है कि आपसे यदि पूछ दे कि एनिलीन में हम सिर्फ ब्रोमिनेशन पैरा पोजीशन पर करवाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, और यदि आप ये कहते हैं कि हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो पैरा पर बनेगा, तो ये गलत है। नॉर्मल कंडीशन में एनिलीन इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है NH2 कि एक ही बार में सभी ऑर्थो और सभी पैरा पर प्रोडक्ट को बना देता है।
तो ऐसी स्थिति में उसके एक्टिवेशन को ख़त्म करने के लिए, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पहले एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, एक दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद वहाँ से जब प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तब जाके ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो एक ही स्थान पर होगा। और ये बात सिर्फ ब्रोमिनेशन में नहीं है, ये बात नाइट्रेशन में भी है, सेम बात यही नाइट्रेशन में है। समझ में आया कि क्या क्या किए यहाँ? तो यदि इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तब एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, हम चीज़ों को बढ़िया से समझा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए लिखा नहीं रहे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन हो गया समाप्त, लिखो नाइट्रेशन। बी नंबर लिखिए नाइट्रेशन। ये तो और खतरनाक रिएक्शन है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या जुड़ता था ऑर्थो पैरा पर? क्या जुड़ता था? NO2। NO2 जुड़ता था ना। देखो देखो देखना इधर, इसमें कोई भाषा नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन पर आप गौर कीजिए। हम यहाँ लेते हैं एनिलीन NH2, इसका रिएक्शन करवाना है आपको किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसके साथ रिएक्शन होगा। आप ये बताइए कि NH2 पिछला केस में एक्टिवेटर था, तो इस केस में भी एक्टिवेटर है, लेकिन इस केस में उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ये पिछला केस में था। काहे कि NH2 को भेंट होगा किससे? HNO3 से और H2SO4 से। तो HNO3 रहे या H2SO4 रहे, टूट कर क्या देगा? H+ देगा। तो इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ पर अटैक कर देगा, और जैसे ही H+ पर अटैक करेगा तो आपको पता है ये क्या बना देगा? ये बना देगा NH3+, इसको बना देगा। अब बताइए H+ पर अटैक करने की वजह से रेजोनेंस में जो लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो इस बार एक ही बार में तीनों नाइट्रो, एक ही बार में दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो और विलक्षण तरीके से बनता है, वो और खतरनाक बनता है। अब देखिए वो क्या खतरनाक बनता है। सो आज तक ऐसा नाइट्रेशन आप नहीं पढ़े। इसमें इस रिएक्शन में टोटल 3 गो प्रोडक्ट बनता है। NO2 यहां भी जुड़ता है, NO2 यहां भी जुड़ता है, और सबसे बड़ी बात आश्चर्य है कि NO2 यहां भी जुड़ता है। और ये तीनों तरह का नाइट्रेशन करता है, ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी और मेटा पर भी। और सुनिए, अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। मेटा पर तो कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रोडक्ट देखो, यदि डीएक्टिवेट किया था तो प्रोडक्ट कैसे कैसे बनना चाहिए था? ऑर्थो पर और पैरा पर। पैरा वाला मेजर होता और ऑर्थो वाला माइनर होता, लेकिन इसमें मेटा भी बना है, और बना ही नहीं है। आप थोड़ा इसकी स्थिति को देखिए, ये बनता है 51%, देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये डाटा लिखा हुआ है। ये बनता है 47%, और ये बनता है 2%। मतलब 100 मॉलिक्यूल में 51 मॉलिक्यूल ऐसे है जो नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पर कर रहा है, 47 मॉलिक्यूल ऐसा है जो नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पर कर रहा है, और 2% ऐसा है जो नाइट्रेशन ऑर्थो पर कर रहा है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ये और ये बना, ये तो समझ में आया, रेजोनेंस होगा ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कैसे बन गया? तो ये बना कुछ ऐसे, आप ये बताइए कि जब ये न्यूट्रल है, नॉर्मल एनिलीन है, तो नॉर्मल एनिलीन है तो रेजोनेंस नीचे के डायरेक्शन में करेगा, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जरा सोचिए कि यदि ये H+ के साथ बदल गया NH3+ में, तब तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ना ग्रुप बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप बन जाएगा तो आपको याद है एक्सेप्टर में मेटा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनता था। पिछले दिन केस में तो बताए थे एल्डिहाइड कीटोन वाला में, कि ऊपर यदि रेजोनेंस होने लगे या इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की तरफ भाग जाए
तो मेटा पर प्रोडक्ट बनेगा, और रेजोनेंस यदि नीचे की दिशा में हो तो ऑर्थो और पैरा पर बनेगा, पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। इमीन के केस में ब्रोमिनेशन में देखिए कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो एक ही बार में वो तीनों जगह जोड़ देता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर कि यदि नीचे की तरफ रेजोनेंस होगा तो उसमें 51% मॉलिक्यूल पैरा पर, मात्र 2% मॉलिक्यूल ऑर्थो पर किया, और जो भी मॉलिक्यूल इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण किया है वो वास्तव में इसलिए ऐसा निर्माण किया होगा क्योंकि जिस समय नाइट्रेशन हो रहा होगा उस समय H प्लस पर ये लोन पेयर अटैक कर दिया होगा और बना दिया होगा एनिलियम आयन NH3 प्लस। एनिलीन है ये, H प्लस जोड़ दे तो हो जाएगा NH3 प्लस एनिलियम आयन। तो ये एनिलियम आयन बना देगा, एनिलियम आयन बना देगा, रेजोनेंस का डायरेक्शन ही उल्टा हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा से नहीं बन के प्रोडक्ट किससे बन जाएगा? मेटा से। अच्छा आप ये बताइए कि क्या ये ऐसा अमाउंट है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ये नेग्लेक्ट भी नहीं होगा, नेग्लेक्ट भी होगा तो कौन होगा? ऑर्थो वाला। इसका मतलब है कि इसको आपको हर हाल में कंसीडर करना पड़ेगा रिएक्शन में। तो क्यों 47% बना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है बर्तन में, H प्लस की ढेर सारा मात्रा है, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल H प्लस पर अटैक करके उल्टा डायरेक्शन में प्रोडक्ट बना दिया। तो इसमें प्रोडक्ट ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है और पैरा भी बनता है। क्लियर है? ये लिखिए रिएक्शन सीधे। तो एकमात्र रिएक्शन ये है जिसमें अटपटांग बात हुई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें भाषा नहीं लिखना, सीधा नाइट्रेशन है सिर्फ। आप इसमें भाषा क्या लिखिएगा सुनिए तो। हम कहेंगे when aniline reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 then ortho, meta and para products are formed। तो इसको लिखना नहीं है, वो सब दिख ही रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पैरानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप फंसेंगे ना, इसी बात में ना फंसेंगे कि हम मेटा कैसे बना। इसीलिए हम एक छोटा सा लाइन लिख दिए हैं कि सिंस लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप linked with H plus ion to form anilium ion, hence meta product is also formed in the nitration of aniline। हिंदी मीडियम वाले लोग भी इस बात को हिंदी में बाद में लिख लेंगे। पहले आप रिएक्शन उतारिए, रिएक्शन उतारने के बाद आप नोट में इसको लिख लीजिए नीचे, क्योंकि ये थोड़ा विपरीत नाइट्रेशन है। आप अभी तक देखे हैं कि नाइट्रेशन हुआ तो या तो ऑर्थो पर बना प्रोडक्ट या पैरा पर बना, मतलब एक बार में ऑर्थो पैरा बना नहीं तो मेटा बना। ऐसा कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ ऑर्थो पैरा बना तो मेटा नहीं, मेटा बना तो ऑर्थो पैरा नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों बन रहा है, ऑर्थो मेटा और पैरा। तो ये डिफरेंट बात है अपने आप में, ये यूनिक रिएक्शन है। इसीलिए ये सब देखो एनसीईआरटी में इस टाइप का जो भी रिएक्शन है ना, यही सब जनरली इंट्रेंस में डाल देता है और इसी चीज़ को समझना होता है। अब आप कहेंगे कि सर पहले जैसे हुआ था वैसे ही काहे नहीं हुआ? तो एगो बात बताओ सिंपली कि टॉपिक इतना आसान होता, चीज़ें तुम लोग कहते हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होता है। अरे भाई दिमाग वाले लोग हो तो तुम उसको याद रखो और उसको समझो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा चीज़ रहेगा तब आईआईटी में तो क्वेश्चन ही बहुत हल्का हल्का बनेगा, एक बार पढ़ेगा आदमी शुरू में और वही पढ़ के आईआईटी निकाल लेगा। तो ये कैसे समझते हैं कि उतना आसान आसान चीज़ आपको मिलेगा? तो इस चीज़ के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि चीज़ें टफ होंगी, क्योंकि आप टफ चीज़ को सेलेक्ट किए हैं, पढ़ाई ही सेलेक्ट किए हैं टफ चीज़ का। तो आप ये बोल के कि पढ़ाई ही भारी है, ये आप बच नहीं सकते इन बातों से। पढ़ाई भारी क्या रहेगा? मेहनत कम कर रहे हैं। लिखो तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, लिखेंगे। एनिलीन के नाइट्रेशन में, एनिलीन के नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट का भी निर्माण होता है। मेटा प्रोडक्ट का भी निर्माण होता है, क्योंकि NH2 का लोन पेयर, क्योंकि NH2 का लोन पेयर, क्योंकि NH2 का लोन पेयर H प्लस के साथ जुड़कर, क्योंकि NH2 का लोन पेयर H प्लस के साथ जोड़कर एनिलियम आयन बना देता है। यहाँ लिखा हुआ है एनिलियम आयन। किसको बोलेंगे एनिलियम आयन? देखो इधर, जब बेंजीन रिंग बना दो, यहाँ लिख दो NH3 प्लस, ये है एनिलीन, H प्लस जोड़ दो इसी में तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, तो इसी को बोलेंगे एनिलियम आयन। H प्लस के साथ जुड़कर एनिलियम आयन बना देता है। क्लियर है ये? सुनो इधर, एनसीईआरटी में अब जस्ट इसके आगे का जो रिएक्शन है उसमें फिर वही बात लिखा है कि आप यदि चाहते हैं कि सिर्फ मेटा पर, सिर्फ पैरा पर नाइट्रेशन हो तो क्या कराएंगे आप? यदि नाइट्रेशन आप चाहते हैं कि सिर्फ पैरा पर हो तो फिर से वही काम, सेम एकदम सेम काम रिपीट कर दीजिए। मतलब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। फिर एक्टिवेशन खत्म होगा, सिर्फ पैरा पर ही प्रोडक्ट बनेगा, फिर मेजर प्रोडक्ट पैरा पर ही बनेगा। यदि मेटा और ऑर्थो बनेगा भी तो वो बहुत कम मात्रा में बनेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लिखेंगे सी नंबर। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। चलो इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं, भाषा लिखना है इसका, तो पहले आप इधर देखिए। सिर्फ हम यदि एनिलीन लें, क्योंकि हम इसी का पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन, तो आपको याद है कि सल्फोनेशन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते थे? इसमें रिएक्शन होता था कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद है या भूले? याद है। क्या जुड़ता था? SO3H, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। लेकिन यहाँ फिर तनिक लफड़ा है, होगा वही जो आप सोच रहे हैं, होगा वही, लेकिन बीच में कुछ बात है जो आपको समझना है। देखो वो क्या है। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए मतलब H प्लस का भरमार है, और H प्लस का भरमार है तो ये नाइट्रोजन कहीं से उस H प्लस को छोड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये वही काम करेगा, मतलब क्या बना देगा? बेंजीन रिंग NH2, सुनना ध्यान से, NH2 था तो NH2 यदि एक H प्लस को गेन कर ले तो ये किस में बदल जाएगा? NH3 प्लस में। अब बताओ H2SO4 फर्स्ट बार प्रोटोनेट किया तो ये बना देगा H प्लस और HSO4 माइनस, इसी यही बनाएगा ना। तो NH4 प्लस में H प्लस तो आ ही गया, बचा क्या? HSO4 माइनस। यही HSO4 माइनस इससे जुड़ जाता है। इसका नाम होता है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। यानी यदि आप फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन को देखें तो कुछ नहीं हुआ है, H2SO4 टूटा H प्लस और HSO4 माइनस में,
इस लोन पेयर का अटैक इस H प्लस पर हुआ, ये बना दिया NH3 प्लस, और ये HSO4 माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्लस माइनस चार्ज के द्वारा आपस में जुड़ गया। तो ये होता है। और जब आप इसी को हीट कर दीजिएगा, 400 कुछ केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है बुक में, अब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, ये सीधे यहाँ से हीट करने से बॉन्ड अलग होगा और सीधे SO3H कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर, और वही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एक्टिवेशन कहाँ गया, इसमें तो ऑलरेडी एक्टिवेशन इसका ख़त्म किया हुआ है। नहीं है ख़त्म किया हुआ, H प्लस लेके तो उसके एक्टिवेशन को ख़त्म ही कर दिया है, तो इसमें अलग से एनहाइड्राइड वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कंपाउंड बना देगा। आप यदि बहुत करेंगे तो NCERT से टेम्परेचर का रेंज देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, मतलब ये आप कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं याद करना होता है। सिंपली आप ये समझिए कि हीट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NH2 और यहाँ पर SO3H। अब सुनो, सल्फोनिक एसिड एक एसिड है जिसकी सल्फोनिक एसिड एक एसिड है जो हमेशा H प्लस देता है। बताइए यदि ये H प्लस दे दे तो क्या बना देगा, जल्दी बताओ। यदि ये H प्लस दे दे तो ये बना देगा SO3 माइनस, उसी H प्लस को ग्रहण कर लेता है NH2 और ये बना देता है कौन चीज़, NH3 प्लस। तो ये दोनों जो है ना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है, मतलब ये बदलता रहता है इसमें और ये बदलता रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी H प्लस देने का है और इसका टेंडेंसी H प्लस लेने का है। तो अपोजिट नेचर का चार्ज है, ट्रांसफर लगातार होते रहता है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में फॉर्म होता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा SO3H और NH2। दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक है एमाइन फंक्शनल ग्रुप और एक है सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। आपको यदि थोड़ा भी याद हो इसका नोमेनक्लेचर, प्रायोरिटी टेबल, तो प्रायोरिटी टेबल में NH2 का स्थान 12वां है, 12वां या 13वां है, और SO3H का स्थान दूसरा है। तो प्रायोरिटी में ज़्यादा कौन है, SO3 सल्फोनिक एसिड। यदि हम इसको हटा दें तो इसका नाम है एनिलीन, और इसको हटा दें तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नाम किस रूप से लिखाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के नाम से। तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, पैरा। अरे इसके रेस्पेक्ट में ये और ये ऑर्थो, ये और ये मेटा और ये पैरा। एज ए सब्स्टिट्यूट इसको हम लोग एमिनो बोलते हैं, तो इसका नाम होगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या कॉमन नाम इसका होता है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। तो बताइए इसका भाषा क्या बनेगा। पहले तो इसका हम नाम लिख देते हैं ताकि आपको भाषा बनाने में सुविधा हो। इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नाम है। IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम होगा, वो हम भाषा में लिख देंगे, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लोग सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। बोलो भाषा क्या लिखाएगा। When aniline reacts with concentrated H2SO4, then anilium hydrogen sulfate is formed. Anilium hydrogen sulfate is formed, which on further heating gives sulfenilic acid or para-amino benzene sulfonic acid. जब एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ होता है तो एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, जिसे पुनः गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ब्रैकेट में सल्फेनिलिक एसिड का निर्माण होता है। समझ में आया कि लैंग्वेज क्या बनेगा। अब इसका लैंग्वेज बनेगा बाद में, रिएक्शन लिखेंगे बाद में, पहले सुनिए। अब तो पहले एक पढ़ा हेलोजिनेशन, एक पढ़ा नाइट्रेशन, एक पढ़ा सल्फोनेशन। इसमें दो रिएक्शन और पढ़ना होता था, क्या क्या बताओ। ये होता था फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें ये दो रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ये करता ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में आपको लुईस एसिड लेना पड़ेगा, लुईस एसिड कैटेलिस्ट AlCl3। ये AlCl3 लोन पेयर लेने की क्षमता रखता है और NH2 परेशान है लोन पेयर देने के लिए, तो वो कैटेलिस्ट का काम कर ही नहीं पाता है, वो डायरेक्ट NH2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने से एल्काइलेशन रिंग में हो नहीं पाता है, या एसाइलेशन जो CH3, याद है एक बार CH3 जोड़ते थे
ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। पैरा वाला मेजर होता था और ऑर्थो वाला माइनर होता था। तो इस स्थिति में नाइट्रोजन जब AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो फिर तब तो रिंग वाला रिएक्शन ही नहीं होगा, वो एक नॉर्मल सॉल्ट बना देगा। रिएक्शन AlCl3 का ऐसा नहीं है कि AlCl3 का रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होगा। आप जो रिएक्शन हेरिंग डाले हुए हैं, रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये वाला नहीं होगा। फिर वहाँ तीसरा टाइप का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो आपको पढ़ना नहीं है। तो यहीं पर ये हो जाएगा समाप्त, मतलब ये एमाइन हो जाएगा समाप्त। तो इसका भाषा लिखिए तो लिखेंगे जब जब एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ देखिए ये बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है, तो एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। जिसे पुनः गर्म करने पर तो एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, जिसे पुनः गर्म करने पर इसका दोनों नाम हम लिख देते हैं सल्फेनिलिक एसिड का। एक नाम क्या बताया आपको? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ब्रैकेट में इसी को क्या बोलेंगे? सल्फेनिलिक एसिड का निर्माण होता है, जिसे पुनः गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिक एसिड का सल्फेनिलिक एसिड का निर्माण होता है। When aniline reacts with concentrated H2SO4, then helium hydrogen sulfate is formed, which on further heating gives हो गया पूरा। Which on further heating gives पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड। इस तरह से आपका एमाइन हो गया समाप्त। लेकिन ये चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है। इस चैप्टर में भी वो छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसका प्रिपरेशन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये जैसे ही ख़त्म होगा टॉपिक, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये समझिए कि आप ख़त्म ही है। इसलिए समझिए आप ख़त्म ही है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाला हर एक रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, तो उसमें खाली रिएक्शन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आधा घंटा लगेगा ख़त्म करने में। हाँ, इस चैप्टर को अभी भी ख़त्म करने में आधा घंटा का टाइम लगेगा। जब ये चैप्टर आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा तब अगला चैप्टर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होगा, तब वो चलेगा 2-3 घंटा। हाँ, हैप्पी दिवाली। है कहाँ चलती अरे तुम? धीरे धीरे पिछला बेंच पर जा रहा है, देखना क्लास से बाहर नहीं निकले। हो गया लिखा हुआ। अच्छा सुन लो, ये और ये दोनों सेम चीज है। अब आप ये मत पूछना कि इसका नाम क्या है, इसी का ये इक्विलिब्रियम फॉर्मेट है, ये दूसरा चीज है, सेम चीज है दोनों। कौन चीज? अरे तभी तो बोले कि 457 या 70 कुछ है। 400
470 हम बोले 73 है, तो उतना हमको डाटा थोड़ी याद रहता है। 73 72 सब ठीक है क्या रे? 470 केल्विन होगा हमारे ख्याल से। 473, चलो ठीक है। बुक में यदि देख के बता रहे हो तो ठीक है। हमको भी याद था कि वो 470 72 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 73 होता है, ये ध्यान में नहीं था। इतना डाटा याद रखना भी नहीं होता है, हम लोग तो वैसे भी याद रखने के पक्ष में नहीं है। हाँ, याद रहे तो और अच्छी बात है। हो गया क्या लिखा हुआ? चलिए हेडिंग डालिए तो। बस आधा घंटा में रिएक्शन वाला सारा बात खत्म। अब मैकेनिज्म और आने वाला आप नहीं है। वो जो लोन पेयर कभी कभी अटैक कर देता था ना आप पर, वो अटैक नहीं करेगा। अब अटैक आपका, अब यहाँ से सिंपल बात है। अब यहाँ के आगे जितना केमिस्ट्री है सब एकदम साधारण है। चैप्टर भी छोटा छोटा है, तो अब सिलेबस भी थोड़ा तेजी में खिंचाएगा। हमारी मजबूरी है जो दिवाली में क्लास ले रहे हैं, अदरवाइज आज तो कम से कम क्लास बंद कर देते। काहे कि इतना बात है ना बचा हुआ अभी भी, लगता है नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। छूट जाएगा तो तुम लोग को भी खराब लगेगा ना कि पूरा रुपया ले लिए, सिलेबस नहीं खत्म हुआ। खराब लगे नहीं लगे वो मुद्दा ही नहीं है। एग्जाम है आपका 12th में, वो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब आपको हम इसका सेट देंगे तो आप बनाइएगा कैसे? तो आप पढ़ा हुआ रहेगा तब ना बनाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या हम बोल रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि किसी भी हाल में इसको ख़त्म करना है, इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच दे रहे हैं। जो यहाँ आके पढ़ लिया, जो घर पर पढ़ेगा, सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, डालेंगे लिंक मिलेगा, घर पर आप आराम से पढ़िए। और जहाँ तक हम समझते हैं, जिस हिसाब से अभी हम पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से किसी भी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, चूँकि भाषा बहुत ज़्यादा बैरियर है नहीं इसमें। मेन तो रिएक्शन समझना होता है, 2-3 लाइन बस हिंदी है, ये इंग्लिश है, हिंदी कौन ची, सब सेमे है, ये हिंदी है। ये इतना सिंपल सिंपल सेंटेंस तो आप समझ ही सकते हैं। और नहीं समझ सकते हैं यदि यदि तो एगो बम मथा पर रख के फोड़ लीजिए, मथा चनकेगा, शायद दिमाग खुले, नहीं मतलब पड़ाका छूटने से दिमाग खुल जाएगा यदि तो। चलिए हेडिंग डालिए तो। डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम सॉल्ट, यही आपका अगला टॉपिक है। और तनी फटाफट लिखना तो। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, ये होता है आर, ऐसे AR N2 प्लस Cl माइनस, जहां पर AR पता है क्या है? एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। या आप चाहें तो इसी को ऐसे भी बना सकते हैं। एराइल ग्रुप में तो बेंजीन ही ना जनरली आएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। क्या आपको नहीं पता है कि इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है? क्या आप इसके बारे में पढ़े नहीं हैं? याद है सेंड मेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसी के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है। एक चीज देखो, जिस कंपाउंड में N2 प्लस रहे, जिस कंपाउंड में N2 प्लस रहे, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं डाइजोनियम ग्रुप।
और यदि आप इसे Cl माइनस को लगा दीजिएगा तो हो जाएगा लवण, डाइजोनियम लवण। यानी N2 प्लस इज कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। यानी हम लिखेंगे N2 प्लस को ही डाइजोनियम समूह कहा जाता है। लिखिए, N2 प्लस को ही डाइजोनियम समूह कहा जाता है। यदि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो वो भी चलेगा। हाँ, क्या हो गया रे? इसमें कुछ विशेष आ गया क्या? कुछ मीम है क्या इस पे? तो फिर हाँ, अच्छा वो बोल रहा है, वो बेहुदा है एकदम। N2 प्लस को ही डाइजोनियम समूह कहा जाता है। N2 प्लस को ही डाइजोनियम समूह। इसमें लजाने की क्या बात है? तुम हिंदी में लिख रहे थे तो तुम बोलता दोबारा। हम जब पूछे तो तुम शर्मा क्यों रहे कि मतलब तुम हिंदी में दोबारा पूछ रहे हो इसलिए घबरा रहे हो। सुन लो, सुनो इधर, हर एक भाषा का सम्मान है। हम यहाँ ना हिंदी पढ़ाते हैं ना इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमको ना हिंदी का बहुत नॉलेज है ना इंग्लिश का बहुत नॉलेज है। नॉलेज है केमिस्ट्री का। और भाषा हम जानते हैं इंग्लिश भी और हिंदी भी। हम सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकते हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज तो पता है। तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ा आपको केमिस्ट्री रहे हैं, समझा भी केमिस्ट्री रहे हैं। बस कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो क्या है? या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। तो जो जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के लिए आपको शर्म कैसा? जो इंग्लिश में है इंग्लिश में पढ़ेगा, जो हिंदी में हिंदी में पढ़ेगा। यहाँ कोई बंगाली होता तो उसको हम पढ़ा ही नहीं पाते। तब तो हम शर्माते, आए तो बंगाली में भालो बातचीत करते रहते। दादा बैठबो कि ना, यही सब ना बोलते रहे ऐसा। तो अलग चीज है, वो अपना अपना सबका लैंग्वेज है। तो अब देखो, उस लैंग्वेज का भी सम्मान है। हर एक लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए। वो उनका लैंग्वेज है, ये हमारा लैंग्वेज है, किन्हीं और कोई लैंग्वेज होगा। सारे के सारे जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसमें अपना अपना लोग सरवाइव करता है सब। लैंग्वेज को लेके कभी घबराने शर्माने का नहीं। दूसरी बात, हर एक भाषा का सम्मान भी होना चाहिए, मजाक किसी का नहीं। अब जैसे हम ही बोले आपको हंसाने के लिए बोल दिए, बाकी बंगाली उसी में समझते हैं। गाय भैंस का भी अपना लैंग्वेज है। अब तुम कहेगा मामा करता है तो क्या क्या करेगा? उसका जो नेचर है वो कर रहा है। अरे वो अपनी भाषा में समझता है ना। अब देखो उसका भाषा क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग को बताते हैं गाय भैंस का। हमारे बगल में एक आदमी है जिनके पास ढेर सारा गाय है। दोपहर का समय था, मेरा कल क्रिकेट था दोपहर में, बहुत बुरी तरह हार गए, बहुत बुरी तरह हारे, खतरनाक रूप से। तो अरे हार जीत लगा हुआ रहता है, खाता होता तो खुलवे किया, लेकिन चले नहीं। 5-6 गेंद में 8-9 रन बना के आउट हो गए। बहुत बढ़िया कैच ले लिया, बहुत शॉट तो बहुत बढ़िया मारे थे, पता नहीं नसीब खराब था कल। सब दिन जीतेंगे ये जरूरी थोड़ी है, हारना भी जरूरी है। जीत का मजा तो तभी आता है ना। तो हम बाहर में घूम रहे थे कुछ, तो उनका जो गाय सब जो बंधा हुआ था ना, भयानक रूप से हल्ला कर रहा था, बहुत अटपटांग हरकत कर रहा था, सब का सब। जो आवाज भी सुनाई पड़ रहा था, उसका एक्टिविटी भी कुछ कुछ दिख रहा था। हमको सस्पिशन हुआ कि जरूर कुछ बात है। ऐसे तो ये ऐसे सब का सब ऐसे नहीं करेगा। जनरली ये चीज़ तब होता है जब कोई गाय बंधा हुआ है खुल जाता है, जनरली तब होता है, नहीं तो कोई दूसरा जानवर आ गया तब होता है। तो हम वहाँ गए दौड़ के, जिस तरह से कर रहा था हमको लगा या फिर डोरी वोरी फंस गया हो, जनरली ये सब भी होता है उसमें। हम दौड़ के गए तो देखे एगो बच्चा दिए हुए है गाय, एकदम बहुत क्यूट सा बच्चा जन्म लिए हुए था, जन्मौटी था वो। और जो बच्चा दिया था गाय, मतलब बच्चा दी थी गाय, वो बहुत अलग था और माँ उसकी अलग थी। वो चाह नहीं रहा था कि डोरी पका सब तोड़ दे। तो फिर हम जाके बोला कि बोल दे कि वो ऐसा ऐसा है। तो वो उसका भाषा है, वो अपनी भाषा में हमको तो समझा रहा था ना कि यहाँ पर कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग।
तो ये उसका भाषा है, तो इसलिए भाषा पर बात आई तो हम भाषा पर बात करने लगे कि उनका भी अपना एक लैंग्वेज है। बंदर का लैंग्वेज है, चिड़िया का लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज है, तुम्हारा लैंग्वेज है। और सुनो, तुम दिमागी रूप से थोड़ा संपन्न हो इसीलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो, लेकिन सच पूछो तो हम तुम कुछ हैं ही नहीं, कुछ नहीं है। जो इस पूरी प्रकृति को बना दिया उससे ऊपर कोई हो सकता है क्या? अब वो कौन है पता नहीं। वो भगवान हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, यीशु हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये सारे एक ही फॉर्मेट में हो, खाली नाम अलग अलग सब रख दिए नीचे आके। तो क्या है नहीं है, इन बातों को नहीं करना है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रिपरेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। अच्छा एक बात और, यहाँ पर यदि आप Cl- लिए तो नाम हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Br- लेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, सल्फेट लेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट। जो भी एनाइन लेंगे उसके हिसाब से इसका नाम चेंज होता रहेगा। एक दूसरी बात, यहाँ पर यदि आप क्या लिखे हैं Ar(Cl) मतलब एराइल डाइजोनियम क्लोराइड। यदि आप यहाँ पर लीजिएगा ना Rn2+ और Cl-, तो इसका नाम होगा एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये ना बहुत अनस्टेबल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए जनरली इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन होता है। तो सवाल ये उठता है कि इसका फॉर्मेशन होता है और इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों? इसका भी फॉर्मेशन होता है स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर, स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। अब क्या लिखे हैं तनी समझ लीजिए इसको। आप चाहेंगे ना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बना के रख लें और उसको 4 दिन 5 दिन 7 दिन 1 साल के बाद यूज करें, नहीं कर पाएंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यदि आपको यूज करना है तो तुरंत बनाइए और तुरंत उसका यूज कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ या रिएक्शन करके डिकम्पोज करके किसी अन्य कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। और ये तो बनता ही नहीं है जल्दी, इसलिए क्योंकि ये एकदम खतरनाक रूप से अनस्टेबल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर एक हेवी स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये इतना स्टेबल मॉलिक्यूल है या इतना स्टेबल गैस है इनटू नाइट्रोजन गैस, जो इनर्ट गैस की तरह भांति काम करता है, मतलब नाइट्रोजन जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब ये नाइट्रोजन इस बीच में फंसा हुआ है, एक बहुत अस्थाई मॉलिक्यूल है, तो ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से टूट के बाहर निकल जाए, और टूट के बाहर निकलेगा तो कभी भी ये स्टेबल नहीं हो। जिसकी टेंडेंसी ही टूट के बाहर निकलने की है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एल्काइल वाला तो खैर एकदम स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये स्टेबल हो जाता है। अब देखो ये स्टेबल क्यों होता है? स्टेबल होने के पीछे का रीजन है रेजोनेंस। इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग N2+, और इसी से क्या जुड़ा हुआ रहता है? Cl-। ये तो एनाइन वाला पार्ट है, मेन पार्ट तुम्हारा ये है। अब बताओ तो इसमें रेजोनेंस किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सिंगल यहाँ इसको डबल करेगा, ये ट्रिपल इस डबल में बदल जाएगा, बाद बाकी फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, रेजोनेंस होगा इसमें, जैसे रेजोनेंस आपको पीछे बताए हैं एनसीईआरटी में, इसका रेजोनेंस वाला सारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो ये सब बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझना है कि यहाँ डाइजोनियम लवण में रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है थोड़ा सा, इस वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर बन भी पाता है, नहीं तो ये भी बनने का स्थिति में नहीं रहता। अब बताइए यही बात जब यहाँ पर आप आर लगा देंगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस का कंडीशन ही नहीं है। रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है तो कभी भी आर के साथ N2+ जुड़ेगा ही नहीं, ये फटाक से बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये क्या बना देगा? नाइट्रोजन गैस। समझ में आया कि ये क्या है? और यदि ये स्टेबल करना भी चाहेंगे तो ये बहुत कम टेम्परेचर पर स्टेबल होगा, 0 से भी कम के टेम्परेचर पर, और स्टोर तो खैर आप इसको कर ही नहीं सकते। तो हम जो बात बोले वो दिमाग में गया कि हम क्या क्या बोल गए। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बोले स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बोले कि ये स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस नहीं होता है,
और स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि डाइजो ग्रुप जो होता है ना बहुत अनस्टेबल चीज़ होता है, वो जल्दी कंपाउंड में जुड़ा हुआ रहेगा नहीं, बॉन्ड को तोड़ के वो नाइट्रोजन गैस बना देगा जो कि एक हेवी स्टेबल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबिलिटी खोजता है, तो जिसमें स्टेबल है उसमें टूट के चला जाएगा। इसीलिए आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको भी स्टोर नहीं कर सकते, जहाँ पर ज़रूरत है बनाइए, तुरंत यूज़ करके ख़त्म कीजिए। ज़्यादा देर रखने पर ये अपने आप डिकम्पोज करके अदर कंपाउंड में बदल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। आप देखेंगे मैक्सिमम रिएक्शन में ये नाइट्रोजन गैस को निकाल देगा। अभी आप आगे पढ़ोगे 5-7 रिएक्शन, देखना हर एक रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकलेगा। एक मात्र रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन नहीं निकलता है, उसमें भी रेजोनेंस के कारण। खैर यहाँ तक आप लिख चुके हैं, लिखे तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तुम घबराओ नहीं, यदि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद तुमको पढ़ने का मन नहीं होगा तो आज चैप्टर नया स्टार्ट नहीं करेंगे, अगला दिन करेंगे। मतलब प्रेशर लेके मत पढ़ो, कंफर्टेबल रह के पढ़ो। नहीं, इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर तक तो प्रेशर है। अरे तेजी, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अभी तो छुट्टी होगा ही नहीं, क्लास तो रेगुलर चलेगी, आज छुट्टी हो जाए वो अलग बात है। छठ पूजा के दोसर अर्घ के दिन बस एक दिन छुट्टी रहेगा। हाँ चलो सुनो, डाइजोनियम लवण के निर्माण का मात्र एक ही तरीका है, इधर इधर, डाइजोनियम लवण के निर्माण का मात्र एक ही तरीका है, और जो तरीका है वो आप जानते हैं। देखिए इधर, आपको ये रिएक्शन याद आ जाएगा। एनिलीन का रिएक्शन करा दीजिए C2 मिक्सचर के साथ, NaNO2 प्लस HCl एट वेरी लो टेम्परेचर, 0 डिग्री C to 5 डिग्री से। आप याद करो ये बनाता था इसको, N2 प्लस और Cl माइनस, इसको हम बोलेंगे एनिलीन। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए जाओगे ना तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, प्लस में NaCl बनता है और प्लस में 2 मॉलिक्यूल H2O बनता है। आपको याद है सेंडमेयर रिएक्शन? आप सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का निर्माण किए थे तो एनिलीन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराना पड़ता है, लेकिन HNO2 आता है NaNO2 और HCl से, इसके साथ रिएक्शन होता था तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था। अब याद करो इसमें ये सब हम नहीं लिखे थे, और यहाँ पर 5 लाइन देके या कुछ ऐसे लिखे थे कि CuCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ रिएक्शन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, सोसोम पानी के साथ रिएक्शन होगा तो फिनॉल। याद है ये सब पीछे पढ़े थे आप? तो वो आगे का रिएक्शन हो जाता है। हमको भी सिर्फ बनाना क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट तक रह गए। तो बताइए भाषा क्या बनेगा इसका? जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के मिश्रण के साथ 0 डिग्री सी से 5 डिग्री सी ताप पर होता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। दैट्स ऑल, बस एक ही तरीका ही है। तो लिखेंगे इसको, जब एनिलीन की अभिक्रिया जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के मिश्रण के साथ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का सबसे लंबा मैकेनिज्म वाला रिएक्शन याद करो, ये बोले थे हम। आपको पता है कि इसका मैकेनिज्म आपको कहाँ बताया गया है? आपको इसका मैकेनिज्म बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्शन नंबर 2 में। रिएक्शन नंबर 2 में ये बताया गया, पहला चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन रिएक्शन नंबर 2। देखिएगा ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वही भाषा लिखा हुआ है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। When alanine reacts with a mixture of NaNO2 and HCl at 0 degree C to 5 degree C temperature, then benzene डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अच्छा हिंदी में,
जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के मिश्रण के साथ होता है तो, एक मिनट, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के मिश्रण के साथ 0 डिग्री C से 5 डिग्री C ताप पर होता है, 0 डिग्री C से 5 डिग्री C ताप पर होता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एकमात्र तरीका है, सीधे आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टी पर। ये भाषा, ये रिएक्शन और इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। आज नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, आज इस चैप्टर को ख़त्म करके छोड़ देंगे। 10-15 मिनट और लगेगा, परेशान मत हो। हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी को, क्योंकि भारी सब्जेक्ट है और लगातार लंबा देर पढ़ने का तुमको आदत भी तो नहीं है। कहीं तार उर तुम्हारा छोड़ा तो फिर हम ही को परेशानी हो जाएगा। पता है परेशानी क्या होगा? केमिस्ट्री के क्लास में यदि तुम्हारा तार छोड़ा तो तुम जिंदगी भर हम ही को गाली देते रहोगे पागलपन में। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? हम तुमको समझा भी नहीं पाएंगे कि तुम्हारे पागल होने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि तुम उस समय तक समझने के लायक नहीं रहेगा। हाथ ऐसे कर लेगा, केमिस्ट्री 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 कर रहा है। अब हम क्या करेंगे उसमें? कुछ नहीं करेंगे। अरे एगो पागल है, इधर हम देखते हैं वो टेकर उकर पर बैठ जाता है, हाथ को ऐसे ही करते रहता है और कुछ कुछ बोलते रहता है। तुम भी कुछ वैसा हरकत करने लगोगे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए बीच में तुमको हंसाते बुलाते रहते हैं कि तार यदि थोड़ा बहुत तो गलने की स्थिति में होगा भी तो फिर से ढंग से पकड़ ले, छोड़े नहीं। सब्जेक्ट के वोल्टेज को समझिए और उसके हिसाब से अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए। खाली शौक रखने से नहीं होता है कि साइंस लेके पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ता है, इस बात को समझना है। क्या ये पूरा हो चुका है? लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट। बस एक लाइन का इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। सुनो इधर, सबसे पहला बात, डाइजोनियम सॉल्ट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। डाइजोनियम लवण एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। सुना क्या बोले? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम लवण एक रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह ठंडे जल में घुलनशील होता है, लेकिन गर्म जल के साथ ये नहीं, घुलनशील और घुलनशील छोड़िए, अभी जैसे ही गर्म जल हुआ, सुसुम हुआ, बस वहां पर सॉल्युबिलिटी की बात नहीं आएगी। अब वो सीधे उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके ना फिनॉल बनाता है। इसका इतने प्रॉपर्टी है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सॉलिड है तो अपना कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा कि इससे ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कोई टॉपिक आपको नहीं डालना है, क्वथनांक, बॉयल सॉल्युबिलिटी, फलना चिलना, बस 2 लाइन में ये खत्म हो जाता है। बिलीव नहीं हो तो एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यही सब बातें लिखी हुई है। लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लोग लिखेंगे, डाइजोनियम लवण एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। डाइजोनियम सॉल्ट इज ए कलरलेस crystalline solid. It is highly soluble in
it is highly soluble in cold water but हिंदी में डाइजोनियम लवण एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है जो ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है, जो ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है। आप देखें पीछे रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रखे थे, 0 to 5 डिग्री सी। 0 to 5 डिग्री सी क्या बहुत अधिक टेम्परेचर है? यह वह टेम्परेचर है जहाँ पानी बर्फ में बदलने लगेगा 0 डिग्री सी पर, तो वो कहीं ना कहीं ठंडा टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ भी ठंडा वाटर का बात हो रहा है। इट इज हाईली, ठीक है, यह ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है जबकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर फिनॉल का निर्माण कर देता है, जबकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर फिनॉल का निर्माण कर देता है। यह ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है जबकि गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर फिनॉल का निर्माण कर देता है। और अब उससे पीछे हैं, कहाँ रहते हैं प्रभु, हैं क्लासे में ना, फिर से बोले हाँ हम टेप रिकॉर्डर है ही हैं। वो 10 सेकेंड नहीं, वो यूट्यूबर पर आता है 10 सेकेंड पीछे कर दीजिए, नहीं सुने फिर से कर दीजिए, फिर से कर दीजिए। तो हम लोग आप टिप रहे हैं, हम पीछे जाते जा रहे हैं। एक बार में सोना करो लपड़ी वो करेंगे, अब दिवाली के दिन पटाखा भी छोड़ना है, जहाँ 2-4 पटाखा मुंह पर लगा बस मिजाज हरियर हो जाएगा। डाइजोनियम लवण एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है, यह ठंडे जल में अत्यधिक घुलनशील है जबकि यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर फिनॉल का निर्माण कर देता है। डाइजोनियम सॉल्ट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज हाईली soluble in water but it react with warm water to form phenol। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना कि जब हम बोलते रहते हैं तो उस समय आप कुछ और काम करते रहते हैं, खिस्सा कर रहे होते हैं, सुनिएगा नहीं है तो लिख कहाँ से पाइएगा। इसीलिए जब कहते हैं पढ़ा रहे हो तो उस समय खिस्सा उस्सा मत किया कीजिए, लेकिन सुने तब ना। अब वैसे में कहिएगा फिर से लिखिए लिखाइए तो हम डिस्टर्ब होते हैं, और जब खिस्सा करने के लिए कहेंगे तो आपको लगता होगा कि हमको खिस्सा करने से काहे मना कर रहे हैं, हम तनी मनी खिस्से किए तो क्या हुआ, आपके खिस्सा करने से हम न डिस्टर्ब हो गए। चलो लिखो नंबर 1, इसमें 5 रिएक्शन है, 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, चैप्टर खत्म, छुट्टी। लिखिए नंबर 1। अब मात्र 5 रिएक्शन, अरे ये सब छोटा छोटा रिएक्शन है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, जो रिएक्शन है सब जानते हो तुम। चट्टा है एकदम रे। लिखेंगे जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया देख के लिखो यहाँ से सभी लोग, मतलब हिंदी मीडियम वाले लोग। जब डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस के लवण के साथ होता है
तो के लवण के साथ होता है तो डाइजोनियम ग्रुप आसानी से अलग हो जाता है। फैन से बोले, फैन से बोलने के लिए फेनो मारेंगे दुर्लभ पर बस। अब अंग्रेजी में लिखो, फैन से बोलिए। बेंच हिला रही है। डाइजोनियम ग्रुप इजिली रिमूव्ड व्हेन इट रिएक्ट विथ सल्ट ऑफ Cl माइनस Br माइनस I माइनस एंड Cn माइनस। बस हो गया, अलग हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस अभिक्रिया को, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस अभिक्रिया को सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। इस अभिक्रिया को सेंड, अरे ये नाम है साइंटिस्ट का, इंग्लिश में लिख लो इसको, ऐसे हिंदी में ऐसे लिखाता है, सेंडमेयर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इतना शुद्ध हिंदी पढ़ना था तो इतिहास पढ़ते ज्यादा बढ़िया रहा। चेंज करें इसको, इधर देखिए, ये सब रिएक्शन आप ऑलरेडी जान रहे हैं, फटाफट खाली लिखना है आपको। देखिए इधर, N2 प्लस Cl माइनस। अरे छटपटिया सब, हम पीछे देख रहे हैं कुछ लड़की लोग बदमाशी कर रही है। क्लासरूम साफ है, पहले बाहर से गंदा लगवा के छिटवाएंगे और तब झाड़ू दिलवाएंगे। देखो इधर, इसका रिएक्शन तुम करा दो CuCl के साथ, HCl के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन करा दो CuBr के साथ, HBr के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन करा दो CuCN के साथ, KCN या NaCN के प्रेजेंस में। ध्यान देंगे इधर, यदि CuCl के साथ कराए हैं तो यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन। यदि आप CuBr के साथ कराए हैं तो यहां क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और यदि आप CuCN के साथ कराए हैं तो यहां क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। जिसका आयन है बस एक्सचेंज हो जाएगा, यहां पर Br और यहां पर Cn। बताओ ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन, और सब बार कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। ये इतना अनस्टेबल होता है कि हर केस में नाइट्रोजन गैस निकालता है। एक केस आएगा आगे जिसमें ये नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। अच्छा, इसी में यदि इसका रिएक्शन वार्म वाटर के साथ हो तो क्या बनेगा, इसमें एक और चीज ऐड कर देता है, हालांकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता है। ये पीछे बताया हुआ है, ये वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फिनॉल। याद करो, फिनॉल के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हुआ है। सुन लो इधर देखो, ये वाला रिएक्शन पहला चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन, ये वाला रिएक्शन दूसरा चैप्टर में है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका, हम खाली बस लिख के आपको याद दिला दिए हैं। तो 5 रिएक्शन में एक रिएक्शन हो गया समाप्त। दूसरा नंबर, कल का क्लास भी कंबाइंड है क्योंकि कल भी लैंग्वेज नहीं है। कल 2 घंटा पढ़ लीजिए, परसों से फिर क्लास अलग अलग हो जाएगा। हा? कल नहीं, कोई बंद नहीं।
बोले न थे लेकिन बंद ना है, कुछ नहीं। रिएक्स अरे ऑनलाइन है ना लेक्चर, देख लेना। बच्चा 2 आएगा, पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि क्लास नहीं हुआ, और हम ये भी समझेंगे कि इतना आज हम पढ़ा दिए, अगला दिन हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो भी तब नहीं बनेगा क्योंकि आप सपोर्ट ही नहीं किए। हालांकि हमको पता है 2-4 गो अबे करेगा, नहीं कैसे आएगा। आज आया तो कल कौन चीज़ है, और नहीं आएगा रे तो आने के बाद तुमको हम जो हल करेंगे वो तुम देखबे न करेगा। एक तरफ है सबको 20-20 लाठी। हो गया लिखा हुआ, लिखो दूसरा नंबर। लिखिए, जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहा है, लिखते वक्त हो सकता है जहाँ तहाँ एरर हो, चूँकि एक साथ 2-2 लैंग्वेज पर काम हो रहा है। तो यदि आपको कुछ दिखेगा तो बता दीजिएगा, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने का, क्योंकि एक बार में जब 2 तरफ माथा बटेगा तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है या बन जाती है। जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में संगत अम्ल के साथ होता है, संगत अम्ल के बगल में HX लिख दीजिएगा, संगत अम्ल HX के साथ होता है तो हेलो एरिन का निर्माण होता है। तो हेलो एरिन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को नीचे में लिखेंगे, इस अभिक्रिया को दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस अभिक्रिया को गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। टॉ है, टॉ। इस अभिक्रिया को गैटरमान अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखो, ये है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, देखना इधर, इसका रिएक्शन करा दो कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ, और इसका रिएक्शन करा दो कॉपर की उपस्थिति में HBr के साथ। यदि Cl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा, Br लेगा तो ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। और नाइट्रोजन गैस तो खैर निकलेगा ही निकलेगा। दोनों केस में नाइट्रोजन गैस निकलेगा। हाँ और बताइए, ये Cl किसके साथ चला गया, Cu के साथ, यहाँ Cl बना देगा और Cu Br। हाँ तो 5 रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो गया समाप्त, बचा कितना
3। कोई मैगी बाप नहीं कर रहा है तो कर भी रहा है, 5 मिनट करो। अभी 5 मिनट पढ़ना है और 5-10 मिनट लगेगा। और ऐसे भी 8 बजे तक आपको ऑफिशियली क्लास अनाउंस था ना, तो 8 बजे तक 7:30 तक था। हाँ ठीक है, तनी और ज़्यादा पढ़ो। कल 7:30 बजे तक बोले थे। वो गलती गलती हो गया था कल। ये हो गया। लिखो तीसरा। नहीं हुआ है क्या? ठीक है, लिखिए, आराम से लिखिए। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, हो मगर कैसे एतवार करूं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। हैं? अरे हमारा बारूद हाथ है, परक्का तो ऐसे ही छूटेगा जब इसका कोलिजन होगा तुम्हारे गाल पर, हीट जनरेट होने से। पड़क्का फोड़ने के लिए रुपया देंगे, छट्टा कहें क्या। लिख लिया रे ये? लिखो तीसरा नंबर। देखिए इधर, तीसरा नंबर का जो रिएक्शन का भाषा है वो कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है। अरे सुनो हमारी बात। तीसरा नंबर जो रिएक्शन है ना, वो कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है। हम सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, देखते हैं तुम भाषा लिख पाते हो या नहीं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-, ये Ki के साथ रिएक्शन करता है। तनी तुम ही बताओ तो क्या बनाएगा। ये तुम बोल सकते हो क्या बनाएगा। एक तो तय है, ये तो तय है कि N2 हाइड्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस निकलेगा। K+ और Cl- मिलके बनाएगा KCl। बचा कौन? बचा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से हाई। क्या हम इसको आयोडो बेंजीन कह सकते हैं? भाषा बताइए क्या होगा। When benzene diazonium chloride reacts with potassium iodide, then iodobenzene is formed. That's all. भाषा लिखिए खुद से। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki के साथ होता है तो आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। लिखो खुद से। When benzene diazonium chloride reacts with Ki, then iodobenzene is formed। 5 में से 3 रिएक्शन हो गया समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा रिएक्शन।
क्या ये रिएक्शन आप लिख चुके हैं? लिखिए 4 नंबर। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड, अंडरलाइन किया हुआ है, फ्लोरोबोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HbF4। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HbF4 के साथ होता है तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। अब आप यहीं पर रुक जाइए, इसका भाषा भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन भाषा अब हम लिखेंगे बाद में। पहले इसका रिएक्शन लिखिए, इसका कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है थोड़ा आगे, तो पहले उसको पूरा समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज लिखना भी आसान हो जाएगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। चेंज करें, अगला रिएक्शन एकदम छोटा सा है। देखो तो इधर, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लें तो ये तो तय है कि हमको ये लेना पड़ेगा N2+Cl-। अच्छा, ये N2+Cl- हर बार हम लिख रहे हैं, लिखें या ना लिखें, ऐसे भी लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्लस और माइनस चार्ज से आपस में सटा हुआ है। पानी में जब आप डालिएगा ना तो ये यहीं से ब्रेक करता है, N2+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, एक होगा बेंजीन डाइजोनियम आयन और एक होगा क्लोराइड आयन। पानी में इसीलिए ये घुल जाता है क्योंकि ये केटायन और एनायन में टूट जाता है, अन्यथा ये पानी में घुलने उलने वाला नहीं था। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ? HbF4 के साथ। देखो HbF4 टूटता है H+ में और BF4- में, ये ऐसे टूटता है। अब बताइए, H+Cl- के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl, और N2+ से कौन जुड़ जाएगा? BF4-। तो ये बताओ क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग, N2+ और BF4-। बताओ इसका निर्माण होगा कि नहीं? तो हम इसको जो और करके लिखें इसको हटा देते हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर -HCl लिखते हैं, हाँ -HCl लिख दें क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? ये टूटा, ये एसिड है, टूटेगा H+ में और BF4- में, अलग में लिख देते हैं, ये टूटता है H+ में और BF4- में। तो H+Cl- के साथ मिलके बना दिया HCl, HCl निकल गया बाहर, N2+ पर जुड़ गया BF4-। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसका क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। देखिए ना भी आप नाम लिखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम, Cl- था तो क्लोराइड, BF4- को बोलते हैं फ्लोरोबोरेट आयन, तो इसका क्या नाम होगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। आयन नहीं, मतलब अलग रहेगा तब आयन, अभी तो कंपाउंड बनाया हुआ है ना, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अभी जो आप पिछला पेज में, पिछला स्लाइड में यहाँ जो आप भाषा लिखे हैं, ये अभी आप उतार रहे हैं क्या इसको? अरे बोले थे ना उतारने के लिए नहीं। तो भाषा में आप ये लिखिए कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फ्लोरोबोरिक एसिड देन बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म्ड, ये लिखे। अब देखो,
अब क्या करना है, इसका रिएक्शन आप करा दो NaNO2 के साथ। किसके साथ? Na-NaNO2 के साथ इसको आप गर्म कर दीजिए। आप जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना तो NaNO2 टूटेगा Na प्लस में और NO2 माइनस में। गर्म किए हैं तो डाइजो ग्रुप तो वहाँ से स्किप करेगा, निकलेगा। तो बताइए एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, कौन चीज़ बनेगा? N2 गैस बन के उड़ेगा। अब सुनिए, N2 गैस बन के उड़ा, यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ेगा NO2। ये NO2 कहाँ से आया है? NO2 माइनस आया होगा ना, Na प्लस और NO2 माइनस में टूटा होगा। तो बताओ इसका क्या नाम है? नाइट्रो बेंजीन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और सुनो, Na प्लस किसके साथ गया? सुनिए, Na प्लस किसके साथ गया हम बताते हैं। ये Na प्लस गया BF4 माइनस के साथ, लेकिन BF4 माइनस भी थर्मल डिकम्पोज करके टूट जाता है BF3 में और F माइनस में। तो बताइए एक प्रोडक्ट बनेगा BF3 और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na प्लस और F माइनस मिलकर क्या बना देगा? NaF। यानी यहाँ पर आप एक या तो प्रोडक्ट नहीं लिखिए, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको दो रूप में लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं NaBF4 सोडियम फ्लोरोबोरेट, चूँकि थर्मल डिकम्पोजिशन आप करवा दिए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको कि आप लिखिए BF3 प्लस NaF। समझ में आया कि ये कैसे 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 रिएक्शन हुआ? अब देखो, इसी में यदि आप इस कंपाउंड को, ये जो बीच वाला कंपाउंड है, आप इसको किसके साथ गर्म किए? NaNO2 के साथ। आप कुछ लो नहीं, डायरेक्ट गर्म कर दो, डायरेक्ट हीट कर दो। तो डायरेक्ट हीट करोगे ना तो ये वाला जो कंपाउंड है ये फिर डिकम्पोज कर जाएगा दो भाग में। अब बताइए कैसे कैसे टूटेगा? गर्म करेगा तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा, बोलो न रे, प्लस। आप ये बोलो कि नाइट्रोजन गैस तो निकल गया, ये BF4 माइनस है, BF4 माइनस भी थर्मल डिकम्पोजिशन में कैसे टूटेगा? BF3 में। और BF3 के साथ और एक चीज़ क्या निकालेगा? F माइनस। वही F माइनस जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग से यदि वो जुड़ जाए तो वहाँ पर बना था नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में? तो ये है इसका चौथा रिएक्शन। पचमा तो बस एक लाइन का तुरंत हम लिख के ख़त्म कर देंगे। समझाई क्या क्या हुआ सो? अब इसका कंप्लीट लैंग्वेज देखो, पहले इंग्लिश में बोलते हैं फिर हिंदी में समझाएंगे। अब एक को लाइन नहीं हम इसमें, इधर इधर। When benzene diazonium chloride reacts with fluoroboric acid, then benzene diazonium fluoroborate is formed, which further heating with NaNO2, then nitrobenzene is formed. And if benzene diazonium fluoroborate is simply heated, then फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म। सिंपली हीटेड का मतलब किसी की उपस्थिति या किसी के प्रेजेंस में नहीं है, समझे? तो अब इस भाषा को पहले आपको लिखना पड़ेगा, भाषा भी अधूरा है, रिएक्शन बाद में लिखिएगा। लिखिए तो आप यहाँ लिखे हैं व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फ्लोरोबोरिक एसिड देन बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म। लिखेंगे नहीं, लिखिए जिसे NaNO2 के साथ गर्म करने पर, मतलब इस यहाँ तक आप लिखे थे ना भाषा, अरे निर्माण होता तक लिखे थे ना, आगे लिखिए जिसे NaNO2 के साथ गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, विच फर्दर हीटेड विथ NaNO2 then nitrobenzene is formed. जिसे पुनः NaNO2 के साथ गर्म करने पर
नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ लिख लिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए। देखो क्या लिखना है, पहले सुनो इधर हमारी तरफ, पहले हमारी तरफ देख लो, भाषा खुद लिख लोगे। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को ही ना आप सिंपली गर्म किए तो फ्लोरोबेंजीन बना। तो गर्म करके यदि चीज़ों को तोड़ रहे हैं तो उसको कहा जाता है तापीय विघटन, इंग्लिश में बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, खाली ताप के द्वारा आप उसको तोड़ रहे हैं। तो इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप गर्म करके तोड़ रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके हम लोग ये लिखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के तापीय विघटन से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और आप लोग क्या लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। समझ में आया कि क्या लिखना है भाषा? चलो दोनों अपने से लिखो, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, पहले ये नाम लिखो। आप लोग लिखेंगे आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के तापीय विघटन से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। हो गया आपका, यहाँ तक लिखा हुआ पूरा आप लोग किए। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के तापीय विघटन से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। 5 में से 4 रिएक्शन खत्म हुआ, अब एक बस बचा हुआ है। इस पूरा को उतार लो तो अब एक रिएक्शन मात्र बचा हुआ है, H3PO2 के साथ रिएक्शन और इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन। दोनों सेम टाइप का रिएक्शन है, दोनों में बेंजीन का निर्माण होता है। रिएक्शन पढ़ के मजा आया? समझ हर में आके खाली हम मिला दिया। हालांकि इस आंसर को जानने से अब हमको कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। हाँ में हाँ मिलाया तो भी ठीक, समझा तो भी बढ़िया। रिएक्शन का काम अगला 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगला दिन से अब आपको रिएक्शन नहीं पढ़ना है, अब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधे चेंज हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट बदला हुआ लगेगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे थे। हाँ हाँ मिलवे करेगा।
आ रहे हैं सब, आ रहे हैं। दू लपर बायां गाल में और दहिना तनी मजबूत होता है तो उसमें 3 नाश्ता मिलेगा। हो गया, लिख लिए? नंबर कितना, 5 ना है ये? लिखिए लास्ट नंबर। हाँ? कहाँ पे? यहाँ? तार गलने लगा क्या रे? तुम देखो ना, सब रिएक्शन एकदम बैलेंस में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा पुल्टा। और सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच पूछो ना तो तुम्हारा यही लास्ट हो जाता है, यही है ऑर्गेनिक, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाद में की जो 3 गो चैप्टर है कुछ है जो, कुछ नहीं है वो। तुम देखोगे, तुम पढ़ोगे, बहुत आसान लगेगा, लेकिन आम जीवन से संबंधित है तो जाना। जैसे तुम विटामिन का नाम सुना है, प्रोटीन का नाम सुना है, तुम न्यूक्लिक अम्ल का नाम सुना है, लेकिन तुमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा, तुम सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, स्टार्च और बच्चे से सुनता होगा। अब पूछेंगे स्टार्च क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, तो में से कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए क्योंकि उसको, उसके बारे में तुमको खाली बताया गया कि स्टार्च पेड़ पौधा में पाया जाता है, स्टार्च होता क्या है इसके बारे में तुम नहीं जानते हो। तो वो सब चीज़ अब तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा जो तुम बचपन से सुनते आए हो, लेकिन उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है तुमको। सुक्रोज, चीनी टूटता है पानी में तो ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है, कैसे? तो उससे संबंधित तो बहुत सारी बातें हैं, और आगे का टॉपिक बहुत आसान है, उसमें रिएक्शन जैसा कुछ नहीं है। क्या आप ये लिख चुके हैं? लिखिए 5 नंबर। एक बार भगवान का नाम लो, लास्ट हो रहा है। लिखो रिएक्शन विथ H3PO2 and CH3CH2OH। इधर देखो, H3PO2 और CH3CH2OH, ये दोनों जो है ना, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दुर्बल अवकारक। दुर्बल अवकारक, जो दूसरे को अवकृत कर दे और खुद को ऑक्सीकृत कर ले। इसको हिंदी में यदि लिखेंगे तो इसको लिखेंगे दुर्बल अवकारक। तो इसमें कोई भाषा नहीं लिखनी है, बस आप इधर देखिए, कुछ मत लिखो, बस 1 मिनट इधर देख लो, उसके बाद उतार लेना। यही स्लाइड लास्ट है। ये है बेंजीन डाइजोनियम, नहीं रे, इसमें तो एक और रिएक्शन बचा हुआ है। अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजो कप्लिंग रिएक्शन, को ध्यान ही नहीं रहा, इसको देख लेते हैं। भाई बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, छूट जाता वो तो। इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तुम लोग जो मूड बना लिया था कि अब एक बाद छुट्टी हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया। हाँ इधर देखो, H3PO2 और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों का दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो उसको ऑक्सीडाइज, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करता है ना, तो रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप निकलेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो गया इसका, और यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बताइए ये किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजीन में। तो बेंजीन यहाँ भी बनेगा और बेंजीन यहाँ भी बनेगा। ये तो तय है कि रिएक्शन के पश्चात नाइट्रोजन गैस
बनेगा ही बनेगा। इसमें एक प्रोडक्ट आपको HCl भी बनता है, यहाँ भी एक प्रोडक्ट HCl भी बनता है। और सुनिए, ये दोनों जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है उसको रिड्यूस कर दिया, अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेगा तो H3PO2 कन्वर्ट कर जाता है एक ऑक्सीजन को जोड़कर H3PO3 में, फॉस्फोरस एसिड में, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बताइए, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो ये 2 कार्बन के किस में बदल जाएगा? एल्डिहाइड में, CH3C डबल बॉन्ड OH। यानी फिलहाल हम एक बात सिर्फ ये इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन यदि इस 2 में से किसी के साथ तुम करवा दोगे ना, किस 2 में किसी के साथ, H3PO2 के साथ या इथाइल एल्कोहल के साथ, तो दोनों स्थिति में किस चीज़ का निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। इसको लिख के खत्म की। इसमें कोई भाषा नहीं लिखना है, और यदि भाषा लिखने का मन होगा तो तुम खुद से लिख लेना। बस देखो सुनो इसमें क्या लिखा है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया H3PO2 के साथ होता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। या इसे एक ही बात में लिख दो कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया H3PO2 या CH3CH2OH के साथ होता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। और दोनों रिएक्शन इंग्लिश में, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ H3PO2 और CH3CH2OH देन बेंजीन इज फॉर्म्ड। तो आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। एक्चुअल में हम जो 5-5 का रट लगाए हुए थे ना, वो है वास्तव में 6 गो, लेकिन 5 गो का रट इसलिए आ गया कि ये पांचों वह रिएक्शन है जिस पांचों में नाइट्रोजन गैस निकलता है। इसमें एक रिएक्शन ऐसा भी है जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं निकलता है, और उसमें भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी 1 मिनट का है, वो तो ज़्यादा घबराओ नहीं, 1 से 2 मिनट। अब बहुत लगेगा तो 5 मिनट लगेगा, क्या हो जाएगा तो उससे। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। देखो बेहोश हो गई क्या? उठा उठो, क्या हुआ? दिवाली मना रहे हैं? सुतल है, एक जोर से सुतल है, घायल है एकदम खतरनाक रूप से। रात भर टकैती की है? थक गया क्या तुम लोग? अब तनी हमारे बारे में सोचो कि तुम बैठल बैठल थक गया। ओ तो हमारा हैबिट हो गया, तुम्हारा हैबिट अभी तक नहीं हुआ है। चट्टा कहेगा, तुम भी तो रोज बैठल बैठल पढ़ता है रे। अजीब हाल है लेकिन तुम लोग का, ये बात इस कैसे बोलते हो? तुम थक गया, हम नहीं थके हैं? हम भी थके हैं। चेंज करूं? देखिए 6 नंबर और VVI करके इसको लिखेंगे। डाइजो युग्मन अभिक्रिया। डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ध्यान रहे, इसको डाइजो कपलिंग रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन दोनों नाम से जाना जाता है। डाइजो युग्मन अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया, मतलब डाइजो युग्मन कह लीजिए या फिर सिर्फ क्या कह दीजिए, युग्मन। और इंग्लिश में कपलिंग रिएक्शन। हो सकता है एनसीईआरटी में शायद आपको यही लिखा हुआ मिले। भाई ये बापरे कर रही है, लगता है कोई फरट्ठा से परपर आ रहा हो।
इसका लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन बराबर पूछता रहा है क्वेश्चन बैंक में। देखिएगा पहले आप इसका रिएक्शन देखिए, कितना सिंपल रिएक्शन है ये। इधर देखो, पहले ये बताओ कि ये कौन सा कंपाउंड है ये? फिनॉल। बताइए फिनॉल में रेजोनेंस होगा तो किस किस स्थान पर नेगेटिव चार्ज आएगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। किस स्थान पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा? पैरा स्थान पर। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए इसके साथ। क्या है ये? अरे यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप बताइए कि यदि हम इसको अलग कर दें तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? जैसे NO2+ जुड़ जाता था ऑर्थो पर पैरा पर, जैसे Cl+ जुड़ जाता था ऑर्थो पैरा पर, मेजर प्रोडक्ट पैरा से बनता था, तो ये नाइट्रोजन भी इससे जुड़ जाएगा, ये भी इससे जुड़ेगा, और ये इससे जुड़ता है ना, तो कुछ इस तरह से जुड़ता है और प्रोडक्ट ये बनाता है। ये फिनॉल और इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और इधर बेंजीन रिंग, इसी का निर्माण होता है। और साथ साथ एक प्रोडक्ट बनता है HCl। यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, यहाँ से Cl, क्या बना दिया? HCl, और ये जुड़ गया। देखना इधर, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला N डबल बॉन्ड N, और इधर इसको हम लोग एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। अब देखो इधर, कपलिंग रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एजो ग्रुप से कुल दो, कितना फिनाइल आपस में जुड़ा है? दो। तो दो, एक कपल ना के जुड़ गया इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। दो रिंग को आपस में, ये एजो ग्रुप दो रिंग को आपस में जोड़ देता है, इसीलिए हम लोग इसको एजो कपलिंग रिएक्शन या डाइजो कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। अब यदि हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या नाम होगा? इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। इसके स्थान पर इसके रेस्पेक्ट में किस स्थान पर है ये? पैरा पर। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी डाइजो बेंजीन, इसको बोलते हैं। एग्जैक्ट नाम हमारे ध्यान से भी निकल रहा है, हम लिख देते हैं। लिखिए तो, इसका क्या नाम है? इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। हाँ यही है। लिखो तो लैंग्वेज, अब बस इसका लैंग्वेज लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, खत्म, यहीं पढ़िए, खत्म। इसका नाम होगा, पहले लिखो, तुम लोग लिखो तो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ होता है तो जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ होता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण होता है।
दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब लिख लीजिएगा, इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ होता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोर्ड पर सारा बात लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। हाँ जी, अब तो तुम्हारा नींद खतरनाक रूप से टूटा है। इसका लिंक अब जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये नाम अधूरा रह गया, इसको पूरा कर, वही नाम है ये। यहाँ रिएक्शन जब लिखेगा तो नाम ये डाल दीजिएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एक बार नाम तनी मिला लेना बुक से, हमारे ख्याल से यही है, लेकिन तनी हम कंफ्यूज्ड हुए इसमें। 95% चांसेस सही है लिखा हुआ, कुछ एरर 5%, चूँकि कंफ्यूज्ड हो गए हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं। ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब अगला दिन चैप्टर स्टार्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। कहे छठ के बाद आएगा? अरे कल बंद है, कथी का? कोई बंद नहीं है, क्लास प्रॉपर चलेगा। जितना देर का अभी चला है उतने देर का कल हो चलेगा। कौन चीज? यही नाम? हाँ ठीक है। अच्छा, चेक कर लिया वो यूट्यूब गूगल पे? 100% यही सही है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। जाओ, हो गया, सुना दिया। अरे पागल उगल है रे, सुनाए ना गाना। इस गाना का पहला लाइन क्या है? इसी गाना का, तुम जो सनम ऐसे रोज रोज, तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें भरो। आहा आहा, देखा, इसमें दो चीज आ गया। आहा, अब रिएक्शन से भेंट नहीं होगा तो एक बार प्रेम से बोलिए आहा हा। हाँ, अब तुम लोग गवैयार हमको समझ लिया है क्या रे?